हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज के वीडियो में मैं BCS 042 एल्गोरिदम एंड डेटा एनालिसिस सब्जेक्ट है, इसके दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर जो था क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन इनेबल रखिए क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो डालता रहूँगा, तो आपको टाइम पे उस वीडियो के बारे में पता चल जाए और आप उस वीडियो को देख सको। तो इसलिए आप अपने नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखो। हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैं वीडियोस के अपडेट या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है ना। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन 3 करना था, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हर एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। स्पैनिंग ट्री होता क्या है? स्पैनिंग ट्री होता है, ये देखिए, एक सबसेट इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी, मतलब किसी ग्राफ का सबसेट होगा। अब मान लीजिए ये ग्राफ है, इसी ग्राफ में से हमने मान लो ये कोई ग्राफ बना लिया, सॉरी 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का ग्राफ बना लिया। अब ये सारी एजेस जो हैं वो इस ग्राफ के अंदर पड़ी हुई हैं, है ना। ये वाली एज भी है ना, ये देखो, ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज। तो हमने इसी ग्राफ में से कुछ एजेस को यूटिलाइज किया, तो इसको हम सबसेट बोल देते हैं। तो स्पैनिंग ट्री क्या है? कहता है ये ग्राफ का सबसेट ही होगा जिसमें सारे वर्टिसेस होंगे। मतलब इसके अंदर जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, सारे वर्टिसेस होंगे और कम से कम एजेस। जैसे कि 5 वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कितनी एजेस चाहिए होंगी? 4 एजेस चाहिए होंगी। तो 4 से ज़्यादा ये एजेस नहीं रखेगा, इसको स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। स्पैनिंग ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होता। साइकिल का मतलब क्या है? बंद बॉक्स। अगर कुछ इस तरीके का बन गया तो ये स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा, कुछ इस तरीके का बन गया तो ये स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। तो इसमें कोई बंद बॉक्स नहीं होता है। सो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर एक कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ उनका एक स्पैनिंग ट्री तो होता ही होता है। डिसकनेक्टेड ग्राफ जो होता है उनका कोई स्पैनिंग ट्री नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि उसका सारे वर्सेस से आप लिंक नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये एक छोटा सा स्पैनिंग ट्री था का डेफिनेशन था, और ये आप एक एग्जाम्पल दे सकते थे। ये पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाया गया था। तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे मैंने किया है इसको। तो स्पैनिंग ट्री को हमने कैसे करना है, जैसे कि ये ग्राफ था, इसके सारे वर्टिसेस को ले लिया हमने, ए बी सी डी ई, 5 वर्टेक्स हैं, तो 5 माइनस 1, 4 एजेस लगेंगी। और मैंने ध्यान रखना है कि कोई साइकिल ना बने, मतलब बंद बॉक्स ना बने। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिया, ठीक है ना। ए ले लिया तो ए वाली एज लगाई, ये एज ले सकता हूँ, एक ये एज ले सकता हूँ मैं, एक ये एज ले सकता हूँ मैं, एक ये एज ले सकता हूँ मैं। तो टोटल 4 एजेस हुई, ठीक है ना। तो ये आपका एक ग्राफ बन सकता था, ठीक है ना। या ये भी एक स्पैनिंग ट्री बन सकता था, या ये भी एक स्पैनिंग ट्री बन सकता था। तो ए से पहले बी गए, बी से फिर चाहे डी गए, ई भी जाना ही पड़ेगा, और डी से आप सी गए। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 10, इसकी कॉस्ट है 6, इसकी कॉस्ट है 7, इसकी कॉस्ट है 8। ठीक है ना। तो ये आपका स्पैनिंग ट्री है। अगर ग्राफ के स्पैनिंग ट्री के ग्राफ में अगर आपको एजेस की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो इसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। और अगर वेटेड ग्राफ है तो वेटेड ग्राफ का हम क्या करते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, जिसमें टोटल वेट सारी एजेस का वो इक्वल टू मिनिमम होगा, यानी इससे कम नहीं होगा। तो अगर आप इन एजेस को ऐड करो तो 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 7 29, 29 और 9, तो इसका टोटल वेट बनता है 38। इसका देखें 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 8 34। इसका देखें 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 7 31। तो अगर मैं इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा तो मेरा 31 ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है विद लोएस्ट नंबर ऑफ एजेस। तो ये बेस्ट अप्रोच थी। तो ये था आपका स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन और एग्जांपल। उसके बाद उसने मेनली एप्लीकेशंस बोला था। एप्लीकेशंस के साथ मैंने फिर भी प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दी हैं कि एक ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने कि जैसे ये ग्राफ है सर, कि अगर मैं इसका स्पैनिंग ट्री बनाना हूँ तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। हाँ, बनते हैं, एक से ज़्यादा ट्री बनेंगे। सभी स्पैनिंग ट्रीज
ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हैव सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। टोटल नंबर ऑफ एजेस 4 वर्टेक्स हैं हर एक में, और हर एक में 3 एजेस हैं, वो सेम रहेंगे, कोई साइकिल नहीं होता, ठीक है ना। एक एज रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस ग्राफ में से मैं ये लाइन हटा दूं तो इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता आपके पास नहीं रहेगा, और एक एज बढ़ाने से लूप लग जाएगा। अगर मैं एक एज और लगाऊंगा तो सेल्फ लूप और साइकिल बन जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बात करते हैं स्पैनिंग ट्री यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जब भी आपको लीस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क ड्रॉ करने होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, उस केस में स्पैनिंग ट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता होता है। स्पैनिंग ट्री को ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता होता है। मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग की एल्गोरिदम्स होती हैं, क्लस्टर डाटा पॉइंट्स निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स डिज़ाइन करने के लिए, इफेक्टिव लेआउट और मिनिमाइज द वायर रिक्वायरमेंट करने के लिए भी आप स्पैनिंग ट्री को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा स्पैनिंग ट्री कहाँ यूज़ होता है, एक कॉमन प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग सेल्समैन। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप स्पैनिंग ट्री यूज़ करते हो। कुछ कोऑपरेटिव गेम थ्योरीज होती हैं जिसमें स्पैनिंग ट्री को कॉस्ट शेयरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशंस थी। यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल 6, लेकिन जितनी ज़्यादा याद रहेंगी बेटर है। वैसे आप 3-4 डेफिनेशंस भी दे देते, 3-4 एप्लीकेशन भी दे देते तो ये मोर देन इनफ था, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। स्पैनिंग ट्री बनाओ, स्पैनिंग ट्री एक्सप्लेन करो, प्रॉपर्टीज लिख दी, एप्लीकेशन लिख दी, दैट इज मोर देन इनफ। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, डायकास्ट्रा एल्गोरिदम क्या है शॉर्टेस्ट पाथ का, ये फाइंड आउट करके दो। तो डायकास्ट्रा एल्गोरिदम ये था जो आपने लिखना था, लेकिन इसको समझाने के लिए पहले हम इस ग्राफ को फॉलो करेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं, फिर आपको मैं एल्गोरिदम समझाऊंगा। तो देखिए ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, मान लीजिए ये वर्टिसेस हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। इनके बीच में ये एजेस हैं 6। ये एज है V1 टू V2 जिसका वेट है 6। ऐसे ही 7, 12 एंड ऑल, ये सब सारा दिया होता है। डायकास्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है, किसी एक वर्टेक्स को कंसिडर कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे V1 को कंसिडर किया है, V1 को कंसिडर को कर लेगा, V1 से हर एक वर्टेक्स पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इस वर्टेक्स से V2 जाने के लिए, V1 वर्टेक्स से V2 जाने के लिए इससे छोटा कोई रास्ता नहीं है, एंड सो ऑन, सबके लिए ये ऐसे ही कैलकुलेट करता है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। सिंगल सोर्स मतलब एक वर्टेक्स के लिए ही करता है। अगर आप कहोगे कि इस ग्राफ में V3 का शॉर्टेस्ट है, ऐसा नहीं है। V3 से V4 जाने का तो मैंने रास्ता ही नहीं दिखाया है यहाँ पे। तो जो डायकास्ट्रा एल्गोरिदम है, ये पूरे ग्राफ में किसी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उस वर्टेक्स से सारे वर्टिसेस पे जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता आपको बताता है। अब कैसे सोल्व होगा, अब ये देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बना लेना है यहाँ पे। इस टेबल का नाम है परमानेंट। इसके 2 कॉलम है, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। आपने सारे वर्टिसेस को यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं साइड साइड बना लूंगा, V1, V2, V3, V7, V4, V5 एंड V6। स्टार्टिंग वर्टेक्स आपने V1 कंसिडर कर लिया, तो उसको आपने परमानेंट टेबल में मूव कर लेना है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स V1 है। V1 से कौन कौन सी 2 एजेस जा रही हैं, एक जा रही है ये 6 वाली, एक जा रही है ये 12 वाली, और एक जा रही है 8 वाली। इसको टेम्परेरी में मूव कर लेना है। तो V2 तक जाने के लिए एक एज है 6 की, V6 तक जाने के लिए एक एज है 8 की, और V4 तक जाने के लिए एक एज है 12 की। अब आपने क्या करना है, वैसे मैंने इसको देखना था, चलो कोई बात नहीं। इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो 6 वाली शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट यानी नंबर है, सबसे कम नंबर जो है उसको कंसिडर कर लोगे, उसको आप परमानेंट में मूव कर लोगे। परमानेंट में मूव करने से मैं यहाँ पे V1 से V2 का एक एज लगा लूंगा जिसकी कॉस्ट थी 6, मतलब ये मैंने फिक्स कर लिया है। अब हम करेंगे, जब मैंने V2 को इंक्लूड कर लिया है तो V2 से भी कुछ एजेस निकल रही थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एज ये निकल रही है V2 टू V3 7 की, और एक एज ये निकल रही है V2 से V5 7 की। आप इन दोनों एजेस को अपने इस लिस्ट में ऐड करोगे तो पुरानी एजेस पड़ी रही, V6 8 वाली, V4 12 वाली। V3 से जाने का रास्ता, V3 तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं मिला है आपको ये V1 से V3 नहीं मिला है आपको, क्योंकि ये तो कोई एज ही नहीं थी यहाँ पे, है ना। तो इसको आप कंसिडर ही नहीं करोगे। इसको जब लिखोगे कैसे आप, कि V1 से V3 जाना तो है, लेकिन V2 से होके जाना है। तो V3 तक का रास्ता है, फ्रॉम V1 आई हैव अ रूट टू V3, बट V2 के थ्रू होके जाता है। तो V2 तक पहुंचने का कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो 6 कॉस्ट इसका, और ये नई एज अगर ऐड करता हूँ 7 इसका, तो 6 + 7 कितना आ गया, 13। एंड सेम फॉर V5 तक पहुंचने का भी रास्ता था, इसका भी टोटल कॉस्ट कितना बनता है, 13। अब 8, 12 और 13 वाली वैल्यूज में से सबसे छोटा कौन सा था, 8 वाला। तो अगली बारी हमने
8 वाले को फाइनल में मूव कर लिया और V1 to V6 की लाइन हमने 8 को मूव यहाँ पे लिख देना है। जब मैंने V6 8 को ऐड किया तो V6 से दो रास्ते निकल रहे हैं। दो रास्ते कौन से निकल रहे हैं? एक ये वाला V6 से V3 की तरफ और एक V6 से V5 की तरफ। इन दोनों रास्तों को कोस्ट कैलकुलेट करके आपने दोबारा लिस्ट में डालनी है। लेकिन जब मैं V1 से V1 से V3 का रास्ता कैलकुलेट करता हूं तो ये रास्ता जो है ये 8 + 9 17 देता है और ये ऑलरेडी मेरी टेम्परेरी लिस्ट में पड़ा हुआ है V3। उस पुराने वाले का कॉस्ट कितना था? 13। अब जो नया रास्ता मैं कंसिडर करता हूं, अगर मैं इस रास्ते को कंसिडर करता हूं तो क्या हो रहा है? ये बड़ा वैल्यू बड़ी बन जाती है, 8 + 9 17 बन जाती है, 8 इसके 9 इसके। तो मैंने शॉर्टेस्ट वाला लेना है तो मैं इसको कंसिडर ही नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है कि V5 तक पहुंचने का एक रास्ता है लेकिन इसका कॉस्ट 18 है, पुरानी वैल्यू मेरी 13 है, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही V5 तक पहुंचने का भी रास्ता ये दे रहा है जो ये है 8 + 10, 8 + 10 अगेन 18 हो रहा है, मेरे पास छोटा रास्ता है ये वाला, तो मैं इसको भी चेंज नहीं करूंगा, इसलिए कोई अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है। ओके, अब चलते हैं आगे। 2 मिनट, यहाँ पे मैं ये लाइन इंक्लूड कर चुका था 8 वाली। तो अब इन तीनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा था? ये V4 12 है, ये 13 वाली है, तो 12 वाली को मैं इंक्लूड करूंगा, तो 12 वाली को लिस्ट में डाल दिया। 12 वाली कौन सी थी? V1 से V4 तक जाने का रास्ता 12 वाला। जब मैं V4 को कंसिडर करता हूं तो V4 से सिर्फ V7 जाने तक नया रूट मिल रहा है, एज यू कैन सी हियर। तो मैं एक नया वैल्यू ऐड करूंगा V7 की, ठीक है ना, और इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12 ये और 8 ये, 12 + 8 20, ठीक है ना। और किसी पार्ट में, क्योंकि V4 से कहीं और तो जा ही नहीं रहा, ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहा, V4 से सिर्फ V7 जा रहा है, तो बाकी में किसी में कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो एक कॉस्ट 13 ये है, एक कॉस्ट 13 ये है और एक कॉस्ट ये है 20। इनमें से कोई भी आप उठा लो, हमने यहाँ पे V3 वाली को कंसिडर कर लिया है। तो V3 वाली को कंसिडर किया है तो ये वाली लाइन भी पक्की हो गई हमारी, जिसका टू कॉस्ट होगा 6 + 7 13, ठीक है ना। जब मैंने V3 को ऐड किया है तो V4 तो ऑलरेडी मेरा परमानेंट में मूव हो चुका है, तो मैं इस एज को कंसिडर नहीं करूंगा। जो चीज़ परमानेंट में कंसिडर हो गई है तो आप इसका नया रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एज टी से रखी, कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। और अगर आपने कैलकुलेट करते भी हो तो ये टोस्ट की टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? 6 + 7 13 और 13 + 7 20, और सीधा कॉस्ट हमारी कितनी है? 12 की, जो 12 की है V4 की, तो वो हमने एज टी सी रखी है। लेकिन V4 हम मूव कर चुके हैं क्या? हाँ, V4 मूव कर चुके हैं परमानेंट में, तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने की, ये रेड वाला कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। फिर हम V4 से कहाँ जा रहे हैं? V4 से हम जा रहे हैं V7 पे, जिसका कॉस्ट है 8, तो 12 + 8 इसका कितना होगा? 20, उसको लिस्ट में डाल दिया और 13 पुराना पड़ा रहा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा था? 13 वाला, तो 13 वाला रूट भी फाइनल कर लिया, मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने इस रूट को भी कैलकुलेट कर लिया है 7, ठीक है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 7 आना चाहिए। ओके, 6 + 7 13, यस, ठीक है ना। फिर जब मैंने इस V5 को इंक्लूड किया तो V5 से V9 पे जाने का एक अलग रास्ता है, इसकी कॉस्ट है 9, और यहाँ तक पहुँचने की जो ये कॉस्ट थी ये थी 6 + 7 और +9, तो ये हो गया 9 + 7 16, 16 + 6 22, और मेरे पास पुरानी वैल्यू कितनी है? 20 है, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा, इसको एज इट इज रखूँगा। एंड फाइनल टाइम पे V7 को लिस्ट में ऐड कर लेंगे, तो ये वाला रूट भी फाइनल हो गया, ठीक है ना। तो हम V1 से सारे वर्सेस तक पहुँच गए हैं, तो हम अपना प्रोसेस यहीं पर रोक देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डायकास्टर एल्गोरिदम वर्क करता है, ठीक है ना। जो ये वैल्यू है इट शुड बी 7, 6 + 7, यस। तो ये आपका डायकास्ट्रा के थ्रू सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हुआ। तो ये आप एग्जांपल दे सकते थे और इसी का ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या है? आप टोटल डिस्टेंस की वैल्यू शुरू में इनिशियलाइज कर लोगे 0 और सारे वर्सेस को इन्फिनिटी पे सेट कर दोगे। सारे वर्सेस शुरू में अनविजिटेड कंसिडर करेंगे, जैसे ये V1 था, V2 था, V3 था, ये सारे आपके वर्सेस थे ना। इन सब का जो टोटल कॉस्ट है आप इन्फिनिटी कैलकुलेट करोगे, V1 की कॉस्ट आप 0 इनिशियलाइज कर लोगे, ठीक है ना, और बाकी सारे अनविजिटेड कंसिडर होंगे। फिर आप वही प्रोसेस जो हमने किया है कि मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते जाओ अनविजिटेड वर्सेस की तरफ, हर एक नेबर के लिए कैलकुलेट करो, टेंटेटिव डिस्टेंस कैलकुलेट करो, उस टेंटेटिव डिस्टेंस को कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो इसको अपडेट करो, नहीं तो अपडेट नहीं करोगे। जब तक सारे वर्सेस आपके प्रोसेस नहीं होते तब तक आप चलते रहो। जो वर्टेक्स आप लिस्ट में डालते हो उसको आप प्रोसेस्ड या मार्क कर दो, करंट वर्टेक्स विजिट हो चुका है। ये आप तब तक चलते जाओगे जब तक कि आपका ये प्रोसेस नहीं होता। ये एल्गोरिदम कब खत्म होगा? जब आपके सारे वर्सेस विजिट हो जाएंगे तब। तो इसी एल्गोरिदम के बेस पे हमने ये क्वेश्चन किया है।
अगर आपको ये क्वेश्चन करना आता है तो आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में ही आप सिंपल इंग्लिश में एल्गोरिदम्स बना के एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को डाइकास्ट्रा एल्गोरिदम समझ लग गया होगा। थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया, हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में उसने ग्रीडी टेक्निक के बारे में पूछा था, होता क्या है। तो ग्रीडी टेक्निक क्या होता है? ग्रीडी टेक्निक होता है हमेशा छोटा रास्ता ढूंढती है पहुंचने का, ठीक है ना। जैसे ए है, बी है, सी है, और ये हमारे पास मान लीजिए एजेस लगी हुई हैं। ए से बी का कोस्ट है ये मान लीजिए 3, और ये कोस्ट है मेरे पास मान लीजिए 4, और ये कोस्ट है मेरी 2। तो रुकिए, मैं इसको भी 2 मान लेता हूँ और इसको भी 2 मान लेता हूँ। तो ये कहेगा कि मैं ए से बी का शॉर्टेस्ट रास्ता कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 3 बनता है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ से भी एक रास्ता निकल रहा है, लेकिन वो हमेशा शॉर्टेस्ट ही कंसिडर करेगा। 2 और 3 में शॉर्टेस्ट बेसिकली 2 को कंसिडर करेगा। हर एक स्टेप पे एक डिसीजन लिया जाता है कि सबसे कम वाला कौन सा है, उसको कंसिडर किया जाता है। आपको नैपसैक की प्रॉब्लम याद होगी। नैपसैक क्या होता था कि बैग में आपने सामान फिल करना होता था, वो आपकी ग्रिडी टेक्निक की ही एग्जाम्पल है। फ्रैक्शनल नैपसैक को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। ग्रिडी मेथड भी है, डायनेमिक भी है और ब्रांच एंड बाउंड भी है। ग्रिडी मेथड क्या होता है कि स्टेजेस में काम करता है। पहले स्टेज में एक पार्ट डालेगा, दूसरे स्टेज में दूसरा पार्ट डालेगा, एंड सो ऑन। हर एक स्टेज पे वो गिवन इनपुट को कंसिडर करेगा। अगर इनपुट फिजिबल है तो लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ये ग्रिडी एल्गोरिथम का आपका डेफिनेशन था, ठीक है ना। इसका एक जनरल एल्गोरिथम होता है। तो ग्रिडी क्या करता है? ग्रिडी क्या करता है? ग्रिडी कहता है ये मेरा एल्गोरिथम शुरू हो रहा है, ए मतलब आपकी लिस्ट है, एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सोल्यूशन आप अभी इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर दो, एक से लेकर एन तक की लूप लगाओ, एक्स को सिलेक्ट करो, उसको चेक करो कि क्या वो फिजिबल है। अगर है तो सोल्यूशन में उस वैल्यू को ऐड करते जाओ। ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब आपका ये लूप खत्म होता है तो जो भी आपका सोल्यूशन आता है उसको आप रिटर्न कर दो। तो ये ग्रिडी अप्रोच का एक जनरल एल्गोरिथम है जो आप लिख सकते थे। और एक एग्जाम्पल देना है अगर आपने, तो एग्जाम्पल देने के लिए आप ये निकल वाली एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। देखिए ये एग्जाम्पल क्या आती है। अब मान लीजिए कि एक अमेरिकन स्टोर है जो कैंडीज़ बेच रहा है। तो उसकी कैंडीज़ जब वो खरीदता है तो जो बच्चे ने कैंडी खरीदी है उसने $1 दिया है एज अ बिल। जब कैशियर को $1 का बिल मिलता है, और मान लीजिए आपकी जो आइसक्रीम थी, जो कैंडी थी, कैंडी की कॉस्ट थी मान लो 33 सेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि $1 में से 33 सेंट निकल गए, तो 1 माइनस 0.33 या 67। तो 67 सेंट्स उसको रिटर्न करने हैं। तो 67 सेंट रिटर्न कैसे करेगा वो? अब क्वार्टर्स होते हैं, डाइम्स होते हैं, निकल्स होते हैं, पेनीज होती हैं। पेनी होता है 1 पैसा, निकल होते हैं आई थिंक 5 पैसे, नहीं हाँ, निकल होते हैं 5 पैसे, डाइम होता है 10 पैसे, क्वार्टर होता है 25 पैसे, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो हमने 67 सेंट वापस करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो 2 क्वार्टर पहले ऐड कर दिए, तो 2 क्वार्टर ऐड करके कितने हो गए 50। हमारा हमें कितना रिटर्न करना था 67, हम 50 के नज़दीक, हम 67 के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब अगर मैं थर्ड क्वार्टर ऐड करता हूं तो टोटल 75 हो जाएगा। मुझे तो 67 चाहिए, तो मैं थर्ड क्वार्टर ऐड नहीं कर सकता। अगली बारी फिर मैंने एक डाइम ऐड किया, एक डाइम ऐड करने से 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। अब मैं 70 नहीं कर एक और नहीं ऐड कर सकता क्योंकि वो 70 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने एक निकल ऐड किया 65, फिर मैंने ऐड किया 67। तो मैंने क्या करना था, मैंने 67 सेंट सेंड करने थे। पहले मैंने 2 क्वार्टर डाले, 2 क्वार्टर डालने से टोटल वैल्यू हो गई 50, 25 25 50। लेकिन एक और नहीं डाल सकता क्योंकि वो 75 हो जाएगा, मुझे 67 कंप्लीट करना है। फिर मैंने एक डाइम डाला जो 10 हो गया, फिर मैंने क्या किया, एक निकल डाला जो 5 हो गया, फिर मैंने 2 पेनिस डाली जो 2 हो गए। अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65, 65 प्लस 2 67, मेरा कोस्ट 67 बन गया, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ग्रिडी यूज़ हो रही है, और यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैशियर कंस्ट्रक्ट्स द चेंजेस इन स्टेजेस, स्टेज बाय स्टेज करता है। हर एक स्टेज में कॉइन ऐड किया जाता होता है, कॉइन सेलेक्ट किया जाता है ग्रिडी से, ठीक है ना। टोटल अमाउंट जो है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। टू अश्योर फिजिबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन शुड नॉट कॉज द टोटल अमाउंट ऑफ चेंज गिवन सो फार टू एक्सीड द फाइनल डिजायर्ड अमाउंट। जो अमाउंट चाहिए हमें उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिक्के रिटर्न करते हो या पैसे रिटर्न करते हो, उसका ये एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इंडियन एग्जाम्पल करूँ तो मान लीजिए आपको किसी ने 100 रुपये दिए और उसने चीज़ खरीदी है आपसे मान लो 15 रुपये की, तो इसका मतलब ये है कि आपको 85 रुपीज़ रिटर्न करने हैं। अब 85 रुपीज़ रिटर्न करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बड़ा नोट यूज़ करोगे 50 रुपये वाला, है ना।
फिर आप नोट क्या यूज़ करोगे, 20 रुपये वाला नोट यूज़ करोगे। फिर आप क्या करोगे, 10 रुपये वाला नोट यूज़ करोगे। फिर आप क्या करोगे, 5 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का नोट यूज़ करोगे। तो ये जो है एग्जाम्पल है आपकी ये ग्रिडी अप्रोच की है, जो 85 रुपीज़ आपको रिटर्न करके दे रही है। ठीक है ना। तो ये ग्रिडी अप्रोच था। ग्रिडी अप्रोच का डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी बहुत था, आपको ये एल्गोरिथम याद करने की जरूरत नहीं थी। तो आप इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये एग्जाम्पल दे देते, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ग्रिडी अप्रोच के बाद बात करते हैं डीएफएस ट्रेवर्सल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएफएस और डीएफएस कई बार आया है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो डीएफएस ट्रेवर्सल क्या होता है? डीएफएस ट्रेवर्सल में आपको एक ग्राफ दिया होता है, मैंने ये ग्राफ अज्यूम किया है अपने एग्जांपल के लिए। आपने कुछ ऐसा करना है कि सारे वर्सेस को विजिट करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे वर्सेस को। इन वर्सेस को प्रोसेस करने का एक तरीका होता है बीएफएस और एक तरीका होता है डीएफएस। ठीक है ना। डीएफएस में क्या होता है कि आप जैसे ये ए है, मान लीजिए ये बी और सी है, मान लीजिए डी ई है, और ये एफ और जी है, और मान लीजिए मैं जी वर्टेक्स को ढूंढ रहा हूं। तो डीएफएस क्या करता है, अगर वो एक रूट को फॉलो करता है तो उसी के नीचे नीचे जाता रहता है। जब वो एंड तक पहुंच जाता है तो वो बैक ट्रैक करता है, फिर इस लेवल को कंप्लीट करता है। जब ये कंप्लीट हो गया फिर वो बैक ट्रैक करके इस लेवल को कंप्लीट करता है। मतलब वो डेप्थ में जाएगा, नीचे नीचे जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा कि ए पहले चेक किया, फिर बी और सी चेक किया, फिर डी और ई चेक किया, फिर एफ चेक किया, फिर पहुंचा या जी चेक किया। ये एक सेट पहले चेक करेगा, पहले ए चेक करेगा, फिर बी चेक करेगा, फिर डी चेक करेगा। तो एक सेट जाता होता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हर एक वर्टेक्स के साथ 3 स्टेटस लगा सकते हैं। जो विजिट नहीं हुए हैं वो नॉट विजिटेड, जो मेरे स्टैक में पड़ जाएंगे वो वेटिंग, जो विजिट हो चुके हैं उसको विजिटेड। अब स्टैक क्यों यूज़ किया, मान लीजिए ये ए है, ये बी और सी है, और मान लीजिए ये डी है। जब आपने ए को प्रोसेस किया, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप बी सी डी किस रूट की तरफ किस डायरेक्शन जाना चाहते हो। मान लीजिए आप बी चूज करते हो, तो ये सी और डी का इन्फॉर्मेशन कहीं सेव करोगे ना। तो कहाँ सेव करोगे, जो डीएफएस है वो स्टैक यूज करता है इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, और जो बीएफएस है, बीएफएस क्या यूज करता है, क्यू यूज करता है इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए। लेकिन हम डीएफएस कर रहे हैं तो ये स्टैक यूज करता होता है। तो जब आपकी लिस्ट स्टैक में है तो वेटिंग में है, जब आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई है तो विजिटेड है, जब आपकी लिस्ट वर्टेक्स आपका बिल्कुल यूज नहीं हुआ तो वो नॉट विजिटेड है। तो ये 3 चीजें मैंने आपके यहाँ पे समझाई हुई हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, ये स्टैक बना लिया। स्टैक मैंने यहाँ पे साइज 4 का बनाया है, जरूरी नहीं 4 का ही बनाना है, तुम 5 का 6 का जितने मर्जी का बना सकते थे। ठीक है ना। हमने क्या किया, स्टार्ट पॉइंट लिया ए, तो स्टार्ट पॉइंट ए है। अभी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा है तो टॉप की वैल्यू मैंने -1 रख दी, क्योंकि अभी कोई वर्टेक्स विजिट नहीं हुआ है तो मैंने वर्टेक्स विजिट खाली छोड़ दिया। फिर मैंने ए नोड को उठाया, ए नोड को स्टैक में डाल दिया। स्टैक में डालने से पुश ए हुआ, टॉप की वैल्यू बढ़ के 0 हो गई, पर अभी भी कोई वर्टेक्स विजिट नहीं हुआ है। इन सब का स्टेटस नॉट विजिटेड है अभी के लिए। लेकिन ए क्योंकि अब मेरा स्टैक में चला गया है तो ए का स्टेटस चेंज होके वेटिंग आ गया है। अब आगे चलते हैं अगले स्टेज पे क्या हुआ। अगला स्टेज पे हमने ये चीज करी है, मैंने जो मेरा ये स्टैक बना हुआ था जिसके अंदर मैंने अभी ए डाला था, मैंने इस ए को बाहर निकाला और इसको विजिटेड कह दिया कि मैं इस ए को प्रिंट कर रहा हूं। ए के जितने भी नेबर्स थे, नेबर्स मतलब जहां डायरेक्शंस जा रही थी, जितने भी नेबर्स थे उन सबको स्टैक में डाला। तो मैंने बी को और ई को स्टैक में डाल दिया। 2 पुश ऑपरेशंस हुए, ए पॉप कर दिया और 2 पुश ऑपरेशंस किए। टॉप की वैल्यू -1 थी, ये 0 और 1 हो गई है, यानी अगला एलिमेंट अब इसके 2 पे जाएगा। तो टॉप की पोजीशन मेरी यहाँ पे 1 होनी चाहिए थी, टॉप की पोजीशन 1 है। फिर मैंने क्या किया, वर्टेक्स विजिट ए कर दिया था। अब मैंने यहाँ से ई को पॉप किया, ई को जब बाहर निकाला तो ई को अगेन विजिटेड की लिस्ट में डाल दिया, ए कॉमा ई। जब ई को मैंने लिस्ट से बाहर निकाला तो मैंने ये देखा क्या ई के कोई नेबर्स हैं, तो ई का एक नेबर था एफ, तो ई निकाला और ई की जगह मैंने एफ इंसर्ट कर दिया। फिर आगे गए, फिर मैंने टॉप पे एफ पड़ा है तो मैंने एफ को बाहर निकाला, तो यहां पे विजिटेड में क्या आ गया, ए ई एफ आ गया। एफ का कोई नया नेबर था, एफ का नेबर था, हाँ एफ का नेबर एक बी था और एक सी था, लेकिन बी तो ऑलरेडी हमारे स्टैक के अंदर घूम रहा है, उसका स्टेटस वेटिंग है, तो उसको हम देखेंगे ही नहीं। हम देखेंगे स्टेटस सिर्फ नॉट विजिटेड का। तो सी नॉट विजिटेड था, तो जब मैंने एफ बाहर निकाला
एफ बाहर निकाला तो मैंने वहाँ उसकी जगह पे सी प्लेस कर दिया। फिर सी को बाहर निकालेंगे, जब सी को बाहर निकालेंगे, जब सी को बाहर निकालेंगे तो सी विजिटेड लिस्ट में आ जाएगा, विजिटेड लिस्ट में आ जाएगा। और सी का कोई नेबर है, अब सी के नेबर थे बी, एफ और डी। एफ प्रिंट हो चुका है, बी मेरी वेटिंग लिस्ट में पड़ा है, तो इन दोनों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। डी मेरा न्यू था तो डी को मैंने लिस्ट में स्टैक में डाल दिया। अब मेरे स्टेटिक वर्टेक्स लिस्ट के स्टेटस में ए ई एफ सी आ गए हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने डी को बाहर निकाला तो डी का कोई नया नेबर नहीं था, अब सिर्फ बी बचा है और मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए ई एफ सी डी। अगली बार मैं बी को पॉप करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा ए ई एफ सी डी बी। तो मेरा अब ये स्टैक खाली हो गया। स्टैक खाली होने के बाद मेरा फाइनल आंसर क्या आया है, डी एफ एस ट्रावर्सल अगर मैं करता हूँ इस ग्राफ का तो ये आता है कि ए से पहले हम ई की तरफ मूव करेंगे, ई से एफ की तरफ, एफ से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, फिर बैक ट्रैक करेंगे बी की तरफ। तो ये मेरा डी एफ एस ट्रावर्सल का आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। ठीक है, थोड़े चेंजेस करने थे, मैं वो कर दूं। यहाँ पे आएगा टॉप 1, यहाँ पे भी आएगा टॉप 1, 1, यहाँ पे हम ए ई ही रखेंगे, यहाँ पे ए ई एफ रख देंगे, यहाँ पे ए ई एफ सी रख देंगे, यहाँ पे हम ए ई एफ सी डी रख देंगे और लास्ट में हम बी को प्रोसेस कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो डी एफ एस ट्रावर्सल खत्म हुआ। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फोर्थ का भी ए बी पार्ट खत्म हो गया। फिफ्थ का ए पार्ट ये इंडक्शन था। इससे पीछे भी मैंने इंडक्शन का क्वेश्चन करवाया था, यानी जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी था, तो उसी को करवा देता हूँ। देखो मैंने किया हुआ है, आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आप इंडक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, ये 3 स्टेप में चलता है। एक स्टेप में आप एन की वैल्यू 1 लेते हो, एक स्टेप में आप एन की वैल्यू के लेते हो, और एक स्टेप में आप एन की वैल्यू के प्लस 1 लेते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप शुरू किया, मैंने कहा कि एन की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 2 3 डॉट डॉट तो होगा ही नहीं, सिर्फ एन 1 ही हो गया, तो ये 1 पे ही रुक जाएगा। तो इस साइड आ गया मेरा 1, और इस साइड एन की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 1, ये देखिए, और यहाँ पे भी जो एन की वैल्यू थी यहाँ पे पुट करी 1, बाकी एज इट इज रहा। इसको सॉल्व किया, 1 + 1 हो गया 2, 2 और 2 कट गया, ये 1 था और ये 1 था, तो ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 = 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर गई। इसका मतलब ये है कि n = 1 के लिए मेरी ये इंडक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फिर मेरा होता है अजम्पशन स्टेप। अजम्पशन स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में जहां जहां आपको n दिया है उसको चेंज करके आप k कर दोगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो हमने यहां पे उसको चेंज कर दिया। ठीक है ना, क्या चेंज किया है, ये n था, ये n था, इस n की जगह k आ गया, ये n था, इसकी जगह k आ गया। इस स्टेप को आपने नंबर 1 मान लेना है, जो ये आपने अभी क्वेश्चन लिखा है, यानी स्टेप 2 में जो बनाया है, इसको आपने 1 पॉइंट मान लेना है। फिर अगले स्टेप को इंडक्शन स्टेप बोलते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं k + 1 से। ठीक है ना, तो जहां जहां n होगा वहां वहां k + 1 पुट कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपकी 1 + 2 + 3 एज इट इज रहा, n की जगह k + 1 आ गया, इस n की जगह k + 1 आ गया, इस n की जगह k + 1 आ गया, और ये +1 एज इट इज रहा अपॉन 2। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास k + 1 तक की टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली kth टर्म तो है ही है ना। तो मैंने क्या किया कि 1 2 3 अप टू k टर्म तो मेरी है ही है, प्लस k + 1 है। ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। या इसको समझने का एक आसान तरीका है कि भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दो, और इस क्वेश्चन का सिर्फ k + 1, इस इक्वेशन का k + 1 टर्म लिख लो, बीच में प्लस डाल दो, बस। अब अगर मैं इस 1 पॉइंट को देखूं तो ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, ये मेरी इसके इक्वल है ना, फ्रॉम 1। तो अगले स्टेप में मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन को भी साथ साथ सोल्व करते रहे। तो k + 1 + 1 तो ये k + 2 हो गया, ये + 1 एज इट इज रहा, और ये अपॉन 2 एज इट इज रहा। फिर हमने क्या किया, आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 की मदद से जो मेरा ये था 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k + 1 अपॉन 2, सॉरी ये था मेरा, सॉरी k, बस
ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हटा दिया, उसकी जगह पे ये k+1+2 अपॉन रख दिया और वो k+1 साइड वाला एज इट इज रखा रहा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हो गया k², ये और k1 मल्टीप्लाई हुआ k, ये एलसीएम उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2k+2। इसको सॉल्व किया k² + 3k+2, ये इक्वेशन बन गई। और जो मेरी ये इक्वेशन थी उस तरफ मेरी इक्वेशन थी k+1 और k+2। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो k इंटू के k², k इंटू 2 फिर 1 इंटू के और k+1+2 1 इंटू 2 2। तो इसको भी सॉल्व किया तो k² + 3k+2, दोनों इक्वेशंस मैच कर गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ मेरा इंडक्शन वाला स्टेप खत्म हुआ। ये फ्री के नंबर थे, बेसिक मैथ्स में भी आपको इंडक्शन है, इसमें भी आपको इंडक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये फिफ्थ का ए पॉइंट था जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा था जो हम कर सकते थे। अब फिफ्थ का बी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्रिम्स एल्गोरिदम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। अगेन इसको एक्सप्लेन करो, इसकी कम्प्लेक्सिटी बताओ। तो प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक है प्रिम्स और एक है क्रूस्कल। इससे पिछले वीडियो में प्रिम्स का एल्गोरिदम आया था एक्सप्लेन करने को, क्रूस्कल का आया था पिछले जून 2023 में, दिसंबर 2023 में प्रिम्स का आया है। तो हम प्रिम्स का एल्गोरिदम भी अब याद कर लेंगे। ये होते क्या है, ये ग्रिडी अप्रोच है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये मैंने सिंपल इंग्लिश में ही एल्गोरिदम लिखा है, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है। कहता है किसी भी, अगर जो भी आपका ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ में से किसी भी एक को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है ना। जब आपने स्टार्टिंग पॉइंट कर लिया तो ये स्टेप आप बार बार रिपीट करते जाना उसके लिए, ठीक है ना। क्या करना है, और जैसे आप यहाँ पे ग्राफ बना रही है, ठीक है ना, आपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लिया है। इस ग्राफ में से आप सारे वर्सेस की तरफ देखते जाओ और उनको एमएसटी में इंक्लूड करते जाओ। जो आपका एमएसटी बना है उसमें से वो एज को कंसिडर करो। अब यहाँ से कहाँ कौन कौन सी एज जा रही है, जैसे ये एजेस जा रही हैं, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है जो इंक्लूड नहीं हुई है उसको लिस्ट में कंसिडर करो, उसका स्मॉलेस्ट एज डालो, ठीक है ना, उसको एमएसटी में डालते जाओ। ये प्रोसेस तब तक चलाते जाओ जब तक कि सारे वर्टेक्स आपके इंक्लूड नहीं हो जाते। उसके बाद आप स्टेप 6 पे एग्जिट कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिया है। मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है ना, जिसके 4 वर्टेक्स हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा ग्राफ है जिसके 4 वर्टेक्स हैं A B C D, और ये एजेस दी हुई हैं A to B1, A to C3, B to C1, B to D4 एंड C to D2। तो हमने क्या करना है, सारे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वर्सेस को लिख लेना है, कोई एज कंसिडर नहीं करनी है। कोई स्टार्ट पॉइंट कंसिडर कर लो, हमने ए को स्टार्ट पॉइंट कंसिडर कर लिया। ए से 2 एजेस जा रही थी, एक 1 वाली और एक 3 वाली। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एजेस कौन कौन सी हैं, A to B1, A to C1। हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट एज चूज करनी थी जो थी A to B1, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। तो इस ग्राफ को अपडेट करके मैंने क्या किया, A to B1 कर दिया। जब मैं B तक पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा और कौन सी शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इससे अब कौन सी एजेस आ रही थी, अब ये भी एज जा रही थी और अब ये भी एज जा रही थी, है ना। तो पुरानी वाली A to C3 लगी रही, ठीक है ना। B to C1 और B to D4 भी मैंने अपने ग्राफ में कंसिडर कर ली। अब इन तीनों में से सबसे छोटा देखा कौन सा था, इन तीनों में से सबसे छोटा था B to C। B to C वाली लाइन को मैंने यहाँ पे फाइनलाइज कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, आगे चले हैं और अब देखते हैं कि C से कहाँ रास्ता जा रहा है। तो मेरा C से रास्ता जा रहा था अब D पे, एज यू कैन सी ये C से D का पाथ था मेरा। तो मैंने इस एज को भी लिस्ट में इंक्लूड किया, A to C3 पुरानी, B to D4 पुरानी और C to D पुरानी 2। इन तीनों में से छोटा कौन सा था, इन तीनों में से छोटा C to D 2 था। जब मैंने C to D इंक्लूड किया तो मेरा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। A से B तक का रास्ता, A से C तक का रास्ता और A से D तक का रास्ता भी मिल गया है। और n वर्टेक्स हैं, ठीक है ना, तो n-1 एजेस लगेंगी, ठीक है ना। तो 4 वर्टेक्स थे, 4 वर्टेक्स की 3 एजेस लग गई हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। ये आपका था प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे सॉल्व होता है, उसके स्टेप्स और उसका एक एग्जांपल। इसके अलावा उसने ये पूछा था कि भैया आप कम्प्लेक्सिटी भी बताओ, प्रिम्स एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। प्रिम्स एल्गोरिदम कई तरीकों से सॉल्व किया जाता होता है। जो आप जैसे वर्सेस को होल्ड कर रहे हो, जो आप एजेस को होल्ड कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो ना, तो जिस तरीके का आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इसकी कम्प्लेक्सिटी चेंज होगी। तो कहता है डाटा स्ट्रक्चर के बेस पे प्राइम्स एल्गोरिदम की एफिशिएंसी इंपैक्ट करती है, खास तौर पर बड़े ग्राफ्स के लिए जिसके अंदर बहुत सारे वर्सेस और बहुत सारे एजेस हों। जनरली आप इसको OV स्क्वायर
टाइम कम्प्लेक्सिटी कंसिडर कर सकते हो। वी मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, उतनी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन अगर आपका ग्राफ एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में अगर इनपुटेड है, ठीक है ना, तो देन द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम्स रिड्यूस करके आप इस फॉर्म में लेके आ सकते हो अगर आप टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए बाइनरी हीप का इस्तेमाल करो। तो ओ टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो नोटेशन की फॉर्म में एजेस मल्टीप्लाई बाय लॉग वी मतलब हाफ ऑफ वर्ड्स। तो ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ वी स्क्वायर से कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में आ जाएगी अगर आप एडजेसेंसी लिस्ट और बाइनरी हीप को यूटिलाइज करोगे। तो अगर आप प्रायोरिटी क्यूज का इस्तेमाल करते हो टेम्परेरी डाटा को होल्ड करने के लिए, तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये बन जाएगी ओ एन लॉग एन प्लस एम, ठीक है ना। तो ये और छोटी या डिफरेंट तरीके से हो सकती है बाइनरी में, नहीं प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करोगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी प्रिम्स की ये 3 डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ यूर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे आप प्रिम्स को कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ लग गया होगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।